अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर 1 हम कर रहे थे, तो उसमें हमने सबसे पहले फ्लूइड मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन, उसके बाद उसकी फर्दर जो है वो क्लासिफिकेशन देख रहे थे। चैप्टर 2 चल रहा था जिसमें हमने फ्लूइड मैकेनिक्स की विस्कस और इनविस्कस फॉर्म में क्लासिफिकेशन को देख लिया था। विस्कोसिटी और विस्कोसिटी अगर नेग्लिजिबल हो उन दोनों केसेस को। उसके बाद लैमिनर और टर्बुलेंट फ्लो को ब्रीफली डिस्कस कर लिया हमने। आज का जो हमारा लेक्चर होगा उसका ज़्यादातर जो कंसर्न रहेगा वो इससे फर्दर कैटेगरी है अब हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी और इनकम्प्रेसिबिलिटी की। तो ये इससे रिलेटेड हमारा लेक्चर होगा, कंप्रेसिबिलिटी और इनकम्प्रेसिबिलिटी से रिलेटेड। ये हमने लैमिनर, टर्बुलेंट और कुछ टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया था। आज हमने कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल को डिस्कस करना है, ये जो आज का हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को देख लेते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी और इनकम्प्रेसिबिलिटी में क्या काम हमने करना है। फ्लोज इन विच वेरिएशन इन डेंसिटी आर नेग्लिजिबल आर टर्म्ड इनकम्प्रेसिबल। यानी कि वो तमाम फ्लोज जिनके अंदर जो डेंसिटी है वो वेरिएशन नेग्लिजिबल हो, या यूं कह लें कि जिसमें डेंसिटी वेरी ना करे, डेंसिटी कांस्टेंट रहे, तो उसको हम क्या कहते हैं? इनकम्प्रेसिबल कहते हैं। When density variation within a flow are not negligible, the flow are called compressible। जबकि दूसरी तरफ अगर डेंसिटी वेरिएशन नेग्लिजिबल ना हो, या यूं कह लें कि एक अच्छी खासी मिकदार डेंसिटी वेरिएशन की हो, या डेंसिटी चेंज हो रही हो विद इन फ्लूइड, तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो कंप्रेसिबल फ्लूइड्स हैं। The most common example of compressible flow concerns the flow of gases। जो ज़्यादातर इसके इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं वो कौन कौन सी हैं? फ्लो ऑफ गैसेस है। while the flow of liquids may frequently be treated as incompressible। जबकि जो हमारे पास लिक्विड फ्लो है इसको हम क्या लेते हैं? यानी कि हम फ्लूइड्स के अंदर चूंकि गैसेस और लिक्विड्स दोनों होते हैं, तो जो लिक्विड्स हैं उनको हम इन जनरल जो है वो इनकम्प्रेसिबल मान लेते हैं, और जो गैसेस हैं उनको हम कंप्रेसिबल मान लेते हैं। क्योंकि गैसेस के अंदर देखें आप लोग, जब उसको प्रेस करते हैं तो उसकी डेंसिटी चेंज की जा सकती है, जबकि लिक्विड को जितना मर्जी कंप्रेस कर लें तो उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होती। For many liquids, डेंसिटी इज ओनली अ वीक फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। हाँ, कुछ लिक्विड्स ऐसे हो सकते हैं कि टेम्परेचर कम या ज़्यादा करने की वजह से उनकी डेंसिटी पे कोई फ़र्क पड़ जाए, लेकिन वो फ़र्क इतना ज़्यादा नहीं होगा जस्ट लाइक गैसेस के वो कंसिडरेबल अमाउंट हो, या जिसको हम क्या कर सकें, काउंट कर सकें कि ये जो है एक बड़ी हैवी अमाउंट है, हैवी किस्म की वैल्यू है। एट मॉडेस्ट प्रेशर, दरमियाने प्रेशर पे, लिक्विड में भी कंसीडर्ड इनकम्प्रेसिबल। दरमियाने प्रेशर पे लिक्विड जो हैं, यानी कि आप सादा अल्फाज में कह लें कि इन जनरल ये रूम टेम्परेचर है जैसे कि, तो यहाँ पर आम कंडीशंस के अंडर जो लिक्विड्स हैं इनको हम क्या लेते हैं कि दे आर इनकम्प्रेसिबल। हाउएवर एट हाई प्रेशर compressibility effects in liquid can be important। हाँ, लेकिन वो मॉडेस्ट प्रेशर की बात हो रही थी पहले, कि आम प्रेशर में या एक दरमियाने प्रेशर तक तो ठीक है कि लिक्विड जो है वो उनकी डेंसिटी तो वेरी नहीं करती, लेकिन लिक्विड की डेंसिटी भी थोड़ा बहुत चेंज हो सकती है इन केस कि हम हाई प्रेशर अप्लाई करें। However, at high pressure compressibility effects in liquid can be important। वो ये कह रहा है कि हाई प्रेशर पे जो है वो हो सकता है। प्रेशर एंड डेंसिटी चेंजेस इन लिक्विड्स आर रिलेटेड बाय बल्क compressibility modulus और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो लेकिन उसका फार्मूला क्या है जिससे रिलेशन
तो बल्क मॉडुलस यानी कि चेंज इन प्रेशर ओवर चेंज इन डेंसिटी ओवर ओरिजिनल डेंसिटी। तो ये स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के मीनिंग में जैसे हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को लिखते थे, तो ये वो फार्मूला है। ई बी जो है बल्क कंप्रेसिबिलिटी मॉडुलस है, और दैट इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर डी पी ओवर डी रो ओवर रो, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डेंसिटी है कि चेंज इन डेंसिटी ओवर ओरिजिनल डेंसिटी। इफ द बल्क मॉडुलस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, लेकिन अगर ये टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट है, डेंसिटी इज ओनली फंक्शन ऑफ प्रेशर। तो अगर हमारे पास टेम्परेचर पे डिपेंड ना कर रही हो डेंसिटी, तो फिर पक्की बात है कि टेम्परेचर पे अगर वो डिपेंड नहीं कर रही, तो फिर ये सिर्फ प्रेशर पे डिपेंड कर रही होगी। और जब किसी एक फंक्शन पर डिपेंड करेगी हमारे पास, तो इसको हम क्या कहते हैं कि बैरोमीटर, बैरोट्रॉपिक, सॉरी, बैरोमीटर तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है ना, बैरोट्रॉपिक। तो अगर हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर हो, टेम्परेचर पे डिपेंड ना कर रहा हो, तो सिर्फ वो प्रेशर पे डिपेंड करेगा। और इस टाइप के जो फ्लूइड्स हैं उसको एक स्पेसिफिक नेम दिया जाता है कि द फ्लूइड्स आर बेसिकली बैरोट्रॉपिक। बल्क मॉडुलस डेटा फॉर सम कॉमन लिक्विड्स आर गिवन इन अपेंडिक्स ए। ये एट द एंड है अपेंडिक्स ए, मैं आप लोगों को दिखा दूंगा इसका। वाटर हैमर एंड कैविटेशंस आर एग्जांपल्स ऑफ द इम्पोर्टेंस of compressibility effects in the fluid flow। वाटर हैमर बेसिकली ना यूँ कह लें कि फास्ट मूविंग वाटर है, किसी भी चीज़ के साथ आके स्ट्राइक करता है ना, तो जस्ट लाइक हैमर वो उसके ऊपर क्या लगा रहा होता है, फोर्स अप्लाई कर रहा होता है। ये हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी फैक्ट्स के हैं कि वहाँ पे आके जो फोर्स लगाते हैं, ज़ाहिर है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वहाँ पे इन्वॉल्व होता है। वाटर हैमर इज caused by acoustic waves propagating and reflecting in a confined liquid. For example, when a valve is closed abruptly, the resulting noise can be similar to hammering on the pipes, hence the term। जैसे कि अगर हम बात करें कि विद इन द लिक्विड जो है वो हमारे पास जनरेट हो रही होती हैं कन्फाइंड लिक्विड के अंदर, जैसे कि वाल अगर सडनली क्लोज कर दी जाए, तो जो पूरी एक स्पीड के साथ वाटर रश आउट कर रहा था, या उस वाल के ज़रिए या खुले पाइप के ज़रिए बड़ी तेज़ी के साथ बाहर जा रहा था, जैसे ही फौरन पाइप्स को बंद, वाल्स को बंद किया जाएगा, तो पीछे से आता हुआ पानी उन वाल्स के ऊपर क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, या एक धक्का जो है वो लगाने की कोशिश करेगा। तो वो जो धक्का लगाने की कोशिश की जा रही होगी, या वो जिस स्पीड के साथ उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होने की कोशिश हो रही होगी, तो इसी का नाम हमारे पास क्या है, इसी का नाम वाटर हैमरिंग है। वाटर हैमर हो गया। वाटर हैमर की क्या चीज़ है हमारे पास, कैविटेशन। कैविटेशन अक्कर व्हेन वेपर वेपर पॉकेट्स फ्रॉम pockets form in a liquid flow because of the local reduction in pressure। यानी कि ये कह लें कि वेपर पॉकेट्स फॉर्म, अगर ये टिप ऑफ द प्रोपेलर ब्लेड्स जो हैं, वो जो प्रोपेलर ब्लेड्स होते हैं, या यूं कह लें कि बोट की बैक पे जो आपने देखा होगा जो पंखा घूम रहा होता है जस्ट लाइक, तो प्रोपेलर ब्लेड्स होते हैं बेसिकली। प्रोपेलर ब्लेड जैसे जैसे उनको पीछे की तरफ लगाते हैं, तो वहाँ पे क्या हो रहे होते हैं, वेपर्स जो हैं वो, वेपर पॉकेट्स जो हैं वो बन रही होती हैं, कि आहिस्ता आहिस्ता वो छोटे छोटे स्पेसेस जनरेट हो रही होती हैं। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिकल्स इन द लिक्विड to which very small pockets of the undissolved gas or air may attach, local pressure at the onset of the cavitation may be at or below the vapor pressure of the liquid। तो यहाँ पे क्या होगा, जब बार बार ज़ाहिर है दरमियान में स्पेस आएगी, जब वो फैन घूम रहा होगा विद इन लिक्विड, तो वहाँ पे कुछ गैस या एयर जो है उसके अंदर क्या हो जाएगी, इन्वॉल्व हो जाएगी। These particles act as a nucleation sites in the initial vaporization। तो यही पार्टिकल्स होते हैं हमारे पास क्या करते हैं, न्यूक्लिएशन साइट्स का काम कर रहे होते हैं। वेपर प्रेशर क्या है जी, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द वेपर्स इन कांटेक्ट विद द सैचुरेटेड लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर। ये उसकी डेफिनेशन की बात आ गई
कि वेपर प्रेशर क्या होता है हमारे पास जो है वो किसी भी गिवन टेम्परेचर पे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ द वेपर्स है जब वो सैचुरेटेड लिक्विड के साथ इन कॉन्टैक्ट होता है. When pressure in a liquid is reduced to a less than the vapor pressure, the liquid may change phase suddenly and flash to vapor. प्रेशर जो है वेपर प्रेशर से जब कम होगा तो ऑब्वियसली जो वेपर है, जो वेपर्स हैं बेसिकली वो क्या होंगे, तेजी से फ्लैश आउट करेंगे. वेपर पॉकेट्स इन ए लिक्विड फ्लो में alter the geometry of the flow field substantially. ये हमारे पास क्या कर सकते हैं, जो वेपर पॉकेट्स हैं वो हमारे पास ज्योमेट्री ऑफ द फ्लो फील्ड को चेंज कर सकते हैं. व्हेन एडजेसेंट टू द सरफेस द ग्रोथ एंड कोलैप्स ऑफ वेपर बबल्स कैन कॉज सीरियस डैमेज बाय इरोडिंग द सरफेस मटेरियल. ओके, यहाँ पे क्या होगा, जब सरफेस के करीब होगा हमारे पास ये वेपर बबल्स जो हैं, ये हमारे पास बड़ी तेजी के साथ क्या हो रहे होंगे, जनरेट हो रहे होंगे, और ये जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं. वेरी प्योर लिक्विड कैन सस्टेन लार्ज नेगेटिव प्रेशर as much as 60 atmospheric of distilled water before the liquid ruptures the vaporization. ये वही बात कर रहा है कि जो डिस्टर्बेंस से क्रिएट हो रही है हमारे पास जो प्योर लिक्विड्स हैं उनका वो एक दूसरे को इस डिस्टर्बेंस से इजीली जो है वो बच सकते हैं. और undissolved air is invariantly present near the free surface of the water or sea water, so cavitation occur where the local to total pressure is quite close to the vapor pressure. तो कैविटेशंस जो हैं वो ज़्यादातर वहाँ पे हो रही होती है जहाँ पे क्या है, लोकल प्रेशर जो है वो वेपर प्रेशर के इक्वल हो. It turns out that the gas flows with the negligible heat transfer also be considered incompressible provided that the flow speeds and small relative to the speed of sound. The ratio of the flow speed. इसी तरीके से हमारे पास जो गैस फ्लोज हैं ये जिसके अंदर हीट ट्रांसफर को इतना ज़्यादा ना हो वो भी इनकम्प्रेसिबल होते हैं, और यहाँ पे उनकी एक स्पेसिफिक रेशो होती है स्पीड ऑफ साउंड के साथ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट की. तो ये याद रखिएगा कि फ्लो स्पीड और स्पीड ऑफ साउंड की जो रेशो होती है उसका एक अपना स्पेसिफिक नेम है, और ये बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट यूँ कह लें कि आप लोगों के पास एक आइडेंटिटी है. m इज इक्वल टू वी ओवर सी. m क्या है, एक कांस्टेंट रेशियो है जिसका नाम मैक नंबर है, आफ्टर द नेम ऑफ मैथमेटिशियन मैक नंबर है, दैट इज इक्वल टू वी ओवर सी. और इसके अंदर मैक नंबर जब भी लेस देन 0.3 होगा तो डेंसिटी वेरिएशन 5% से कम होगी, और इसका मतलब जाहिर है डेंसिटी वेरिएशंस बहुत कम है. तो अगर डेंसिटी वेरिएशंस नेग्लिजिबल हों या बहुत कम हो तो उस टाइप के फ्लोज को हम क्या कह सकते हैं, दैट में बी ट्रीटेड एज इनकम्प्रेसिबल. ऐसे ही जब मैक नंबर 0.3 आ जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास न्यूट्रल कंडीशन यानी कि यूँ कह लें आ जाएगी. जी, व्हेन यू ड्राइव अच्छा वो लेस देन 0.3 वाली कंडीशन होगी, वो हमारे पास जो है वो क्या सिचुएशन थी. व्हेन यू ड्राइव अ कार एट 60 माइल्स पर आवर द एयर फ्लोइंग अराउंड इट हैज़ नेग्लिजिबल चेंज इन डेंसिटी एज वेल एज इन चैप्टर 12 में कहता है कि हम देखेंगे कि वहाँ पर जो स्पीड ऑफ साउंड है वो इतनी. अच्छा, यहाँ पर जो बात की है, जो एग्जांपल दी है बेसिकली कि कार को अगर किसी स्पेसिफिक स्पीड के साथ अगर ट्रैवल करवाया जाता है तो उसके साइडों पे जो एयर ट्रैवल कर रही होती है
तो डेंसिटी वेरिएशन इतनी ज़्यादा नहीं हो रहे होते। तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक एग्जांपल दी है कि हमारे पास जो आइडियल गैस के लिए जो स्पीड ऑफ साउंड है आइडियल गैस में वो किस टाइप की होगी या कितनी होगी। कंप्रेसिबल फ्लोज आकर फ्रिक्वेंटली इन इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस। इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में कह रहा है कि कंप्रेसिबल फ्लोज ज़्यादातर होते हैं। कॉमन एग्जांपल इंक्लूड्स कंप्रेस्ड एयर सिस्टम यूज्ड टू पावर शॉप टूल्स एंड dental drills, transmissions of gas in pipelines at high pressure, and pneumatic or fluidic control and sensing system। ये बहुत सारी उसकी एग्जांपल्स आ गए। अच्छा, ये सारी की सारी यहाँ पर क्या आ गई हैं, कंप्रेसिबल फ्लोज की बहुत सारी एक एग्जांपल्स आ गए हैं। तो ये सारी की सारी एग्जांपल्स भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस आर्टिकल के अंदर बहुत सारी जगहों पर बहुत सारी डेफिनेशंस आई हैं। तो डेफिनेशंस आप लोगों को बड़े ही अच्छे तरीके से और फुली जो है वो क्या होनी चाहिए, प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। Compressibility effects are very important in the design of modern high-speed aircraft and missile, power plants, fans and compressor। तो compressibility जो है effects होते हैं वो इन जगहों पर बहुत ज़्यादा जो है वो काम आते हैं। तो compressibility effects यूँ कह लें कि किस टाइप का है ये, और compressibility effects इंजीनियरिंग एप्लीकेशन इसके अंदर यूँ कह लें कि एयर सिस्टम, पावर शॉप टूल्स, डेंटल ड्रिल्स, ट्रांसमिशन गैसेस पाइपलाइंस, और उसके बाद हमने हाई स्पीड एयरक्राफ्ट एंड मिसाइल, पावर प्लांट्स, फैंस एंड कंप्रेसर्स, बहुत सारी एग्जांपल्स यहाँ पर हमने देख ली उसकी। इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्लोज। उसके बाद जो फर्दर एक कैटेगरी है दैट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्लोज। अब पहले तो वैसे आप लोगों को बता देता हूँ इंटरनल फ्लो से और एक्सटर्नल फ्लो से क्या मुराद है। जब इनसाइड द बाउंड्रीज जब कोई भी फ्लो ट्रेवल कर रहा होता है तो वो इंटरनल फ्लो है, और आउटसाइड जब मूव कर रहा होता है तो वो एक्सटर्नल फ्लो है। जो हम बार बार एक एग्जांपल लेते थे ना कि किसी बाल को थ्रो किया गया और वो ट्रेवल करती हुई जा रही है, तो बाल जब ट्रेवल कर रही है तो एयर उसके आसपास से मूव कर रही है। एरोप्लेन जब एयर में ट्रेवल कर रहा है तो एयर उसके आसपास से जा रही है, एक्सटर्नल फ्लोज की एग्जांपल है। जबकि दूसरी तरफ जो पाइप है, चाहे कन्वर्जिंग पाइप हो, डाइवर्जिंग पाइप हो, बहुत तरह के पाइप्स हो सकते हैं, कैविटीज़ हो सकती हैं, या आप लोगों के पास नदी नाले हो सकते हैं, उन सारों के अंदर जो मौजूद है चीज़ें वो क्या हैं, वो तमाम के तमाम इंटरनल फ्लोज हैं। वी मेंशन एन एग्जांपल ऑफ द इंटरनल अच्छा, फ्लो कंप्लीटली बाउंडेड बाय सॉलिड सरफेस आर कॉल्ड इंटरनल और डक्ट फ्लोज। जिनके आसपास कंप्लीट बाउंड्री है या सॉलिड सरफेस है उनको इंटरनल फ्लोज का नाम दिया गया। फ्लो ओवर द बॉडीज इमर्स्ड इन एन अनबाउंडेड फ्लूइड आर टर्म्ड एक्सटर्नल फ्लोज। जबकि बॉडी जो है वो फ्लूइड के अंदर डूबा हुआ हो, उसके आसपास फ्लूइड फ्लो कर रहा हो, तो उसको हम एक्सटर्नल फ्लो का नाम देते हैं। हम भी जब ट्रैवल कर रहे हैं तो हम जस्ट लाइक एक पार्टिकल हैं जिनके आसपास गैस चूँकि फैली हुई है, तो हम अपने आप को क्या अज्यूम कर सकते हैं कि अपना फ्लूइड पार्टिकल के मीनिंग में अगर देखें तो हम क्या हैं, यहाँ पर एक्सटर्नल फ्लो हो रहा है, मतलब बॉडी का आउटसाइड से जितना भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो तमाम का तमाम एक्सटर्नल हो रहा हो। We mentioned an example of internal flow when we discussed the flow out of a faucet। तो एक टूटी में से जाकर कह रहा कि फ्लूइड फ्लो जब कर रहा था तो इंटरनल फ्लो की एग्जांपल देखी। द फ्लो इन द पाइप लीडिंग टू द फॉसेट इज एन इंटरनल फ्लो, तो वो इंटरनल फ्लो था। फ्लो आउट ऑफ द फॉसेट, इट टर्न्स आउट दैट वी हैव रेनॉल्ड्स नंबर ऑफ द पाइप डिफाइंड एज, रेनॉल्ड्स नंबर क्या होगा, रो वी डी ओवर म्यू। वी जो है वो एवरेज वेलोसिटी है, मीन वेलोसिटी है, डी पाइप डायमीटर है। रेनॉल्ड्स नंबर जो है, अब जैसे मैक नंबर ने इनकम्प्रेसिबिलिटी के बारे में बताया कि लेस देन 0.3 के लिए इनकम्प्रेसिबल होता है, मैक नंबर जो है ये देखें ये क्राइटेरिया, तो 0.3 के लिए इनकम्प्रेसिबल होता है, 0.3 के लिए आप लोगों के पास ट्रांजिशन हो जाएगी, तो ग्रेटर के लिए कंप्रेसिबल हो जाएगा। ऐसे ही रेनॉल्ड्स नंबर आप लोगों को, रेनॉल्ड्स चूंकि इनर्शियल और विस्कस फोर्सेस की रेशो थी, तो रेनॉल्ड्स नंबर भी बड़ा हेल्प आउट करेगा, लेकिन ये उसकी तरह
उससे थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ों को फाइंड आउट करने में हमें क्या करेगा, हेल्प आउट करेगा। अब वो चीज़ें कौन सी हैं जिनके लिए ये हमें हेल्प आउट कर सकता है रैंडम नंबर, तो वो इनर्शियल और विस्कस है, तो वेलोसिटी के साथ इसका ताल्लुक है। तो लैमिनर और टर्बुलेंट के साथ हमारे पास इनका गहरा एक जो है वो ताल्लुक होगा। तो रैंडम नंबर जब लेस आर इक्वल टू 2300 है, तो याद रखिएगा जब जब तक 2300 से पीछे होगा तब तक फ्लूइड को लैमिनर फ्लो कहा जा सकता है, जो फ्लो होगा। और 2300 से ज़्यादा होगा तो फिर हमारे पास जो है वो कंडीशन आ जाएगी कि हमारे पास जो प्रॉपर क्लास नहीं हो रहे हैं। ओके जी, रैंडम नंबर 23 से लेस है तो लेमिनर है, ग्रेटर है तो वो हमारे पास टर्बुलेंट है, इक्वल पे जो है वो ट्रांजिशन है। ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल्स आप लोगों ने एक तो देखनी है। और इन एग्जांपल्स के बाद मैक नंबर के साथ एक गहरा ताल्लुक है कि मैक नंबर एक और फ्लूइड कैटेगरीज को कन्वर्ट करने में हेल्प आउट करता है, इंटरनल एक्सटर्नल को। कि मैक नंबर जो है वो वी ओवर सी की रेशो है। अगर हमारे पास मैक नंबर इक्वल टू 1 है तो उसे सोनिक कहते हैं, ग्रेटर देन 1 है तो सुपरसोनिक कहते हैं, लेस देन 1 है तो सब सोनिक कहते हैं। तो ये कैटेगरी भी मैक नंबर के वाले से याद होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद याद रखें जितने भी फ्लूइड मैकेनिक्स में हमने चीज़ें देखनी है, फ्लूइड मैकेनिक्स का जो भी चैप्टर जब भी हम किया करेंगे, तो जब वो चैप्टर एंड होगा तो यहाँ पर उसने बड़े ही एक अच्छे और ज़बरदस्त अंदाज में कुछ काम किए हैं। वो काम क्या है पहले हम वो देख लेते हैं। कि उसने सबसे पहले एक समरी बताई है। समरी का मतलब ये है कि आप लोगों ने देख लेना है कि इसमें चैप्टर में हमने पढ़ा क्या क्या है। तो क्वेश्चंस की स्टेटमेंट बेसिकली यहीं से बनते होते हैं। तो आप इसमें देखेंगे कौन सी चीज़ जो हमने नहीं पढ़ी। फिर फुल चैप्टर के अंदर यूज होने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं वो सारे के सारे यहाँ पर कम्प्लीटली डिस्क्राइब किए गए हैं। जैसे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी है, स्पेसिफिक वेट है, डेफिनेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन है, पाथ लाइन है, स्ट्रिक लाइन है, विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है। तो अच्छा, इनसे एक तो ये आइडिया हो जाता है कि जब आप लोग इनको फर्दर देखते हैं कि भाई इनमें से कोई ऐसी कोई तो नहीं जो मैंने पढ़ी ना हो, ऐसी तो नहीं जो आर्टिकल छूट गया हो मुझसे। तो आप इन चीज़ों को देख के आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा कितना काम हो गया या किस तरीके से कितना काम जो है वो बाकी है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसमें बाकी जो पोर्शन है इसका रीकैप जो है चैप्टर 1 की रिकैप्चुलाइजेशन, इस सारे का रीकैप चैप्टर 2 का हम रिकैप देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर।